Civil engineering is the oldest branch of engineering. सर एज अ कॉमन मैन एक क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आई एम सीइंग दिस डेवलपमेंट सिंस लास्ट 10 years बट एवरीवन इज फेसिंग द ट्रैफिक प्रॉब्लम। तो हर किसी का, हर एक मुंबईकर का ये एक क्वेश्चन है कि सर ये कभी खत्म होगा? The sword of Shivaji Maharaj. Okay. It is 70 meters long sword. एक बहुत बड़ा ओके चंक ओके। रॉक का। जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारे, रोड कॉन्ट्रैक्टर, हाईवे कॉन्ट्रैक्टर, उनके मेजर रियल प्रॉब्लम्स क्या है? आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि लोगों के प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। ओके। Why I am making a bold statement is हर साल मॉनसून में मुंबई फ्लड क्यों हो जाता है? वेलकम बैक एवरीवन टू एपिसोड 1 ऑफ इंडियाज फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए इस इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को आपके सामने इनवाइट करेंगे, जो आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल चीज़ें इस इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्हें इस इंडस्ट्री में 43 इयर्स का एक्सपीरियंस है और 1981 में ये सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे। इतना ही नहीं, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल और इंचार्ज ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इन मुंबई, जैसे ईस्टर्न फ्रीवे हो, जैसे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो, या फिर शिवाजी महाराज स्टैचू हो। इन सभी प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया है। हमने इस पॉडकास्ट में इनसे काफ़ी सारे चीज़ों पे बात की है, जैसे रियल टाइम प्रॉब्लम्स एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या होते हैं, उसके बाद इनके जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे मुंबई में, ये इन्होंने कैसे कंप्लीट किए, इसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ इन्हें आए। इसके बाद हमने और एक चीज़ पे इनसे जो डिस्कस किया है कि मुंबई में इतने फ्लड्स और पॉटहोल्स क्यों है, और रोड एक्सीडेंट्स के बारे में भी हमने इनसे डिस्कस किया है। सो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें और हमारे टीम के लिए काफ़ी मोटिवेशन देता है, और ऐसे ही गेस्ट हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। वेलकम सर ऑन फर्स्ट एपिसोड ऑफ इंडियाज फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। आपका इस पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था और पढ़ रहा था, आई सॉ आपका 43 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। सर, वी आर वेरी क्यूरियस टू नो कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। 1981 में शायद आपने बीटेक आपका कंप्लीट किया था, तो प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट दैट। Thanks Tejas for calling me to this podcast. Uh, where to start? That is a big question. So let me start from 1976. Okay. The year which I took admission in engineering college at Indore. Okay. Yes. Fate pulled me to engineering stream. अच्छा। Actually, I was very good in botany and zoology also, वाह, and I aspired to become a doctor. बाप रे। But I was good in mathematics and physics also. Okay. So I took a admission in engineering college. Okay. Yes. And civil stream was part of natural progression. Okay. After completing my बट सर, उस समय पे क्या सिविल में इतना डेवलपमेंट था जैसे आज हम इतना देख रहे हैं? नहीं था. Civil engineering was there. Civil engineering is there since thousands of years. Yeah. We have many old bridges. One bridge constructed during the time of great Shivaji. It's still into existence. Oh, is it? And it is working very nicely. और ये कहाँ पे है सर, ये ब्रिज? अपने मुंबई से ज़्यादा दूर नहीं है. अच्छा। Yes, 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 yes. It's an arch bridge. Okay. So civil engineering is the oldest branch of engineering. Okay. You can say that. Okay. Wheel तो बाद में बना है ना. Wheel तो बाद में बना है. बाकी तो सब पहले ही हुआ है. Correct. घर तो पहले ही था. Correct. झोपड़ी तो पहले ही थी. Correct. So you can say that civil engineering is the oldest branch.
Then everything came into existence. Okay. Then zero came into existence, then mathematics, then after that it was revolution. Okay. So civil engineering after 1981, I will classify into many parts. Okay. Okay. So modern civil engineering, it really started after you can say in 21st century. अच्छा. Before that, there was civil engineering. There were very good structures. Thane Creek Bridge, one, अच्छा. it was constructed in 1997, I think. Okay. Well foundation was there. So after passing my B, I came back to Maharashtra. Okay. This is my Karma Bhumi. Okay. Or I appeared in 1982. Means after 1 year, I appeared in MPSC. MPSC. Okay. And by God's grace, I could clear it in first attempt. Fantastic. 1982 में MPSC clear करना. Yes, I think it 82 was and got my posting in 1984. After that, my journey in PWD started. okay. So it ended in 2017 when I took voluntary retirement Oh, few months before my actual retirement. okay. और उसके बाद मैं नए नए प्रयोग करने की इच्छा रहती है, रहती है. तो मैंने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया. Okay. Okay. और प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करने के बाद में ऐसा लगता है कि स्काई इज़ द लिमिट. अच्छा. Sky is the limit, and I am into my own Okay. entrepreneurship. Right. Means I am looking after one NABL accredited lab also. Oh wow. So Yes. उसमें क्या क्या So- होता है सर? We conduct nearly 320 tests Okay. related to civil engineering. Okay. मॉडर्न लैब है. बराबर. मेरा PWD का एक्सपीरियंस, मेरे कुछ अच्छे कलीग्स, Yes. इसकी वजह से वो बिजनेस आज फ्लरिश हो रहा है. Fantastic. Fantastic. जो कुछ डिपार्टमेंट से सीखा है वो सोसाइटी को वापस देना है. फैंटास्टिक. सर आपने जब आपकी एमपीएससी आपने क्लियर की और आप जब ज्वाइन हुए, सो आप ट्रेनी इंजीनियर एज अ Yes. ट्रेनी इंजीनियर ज्वाइन हुए थे और देन जैसे आपने कहा यू रिटायर्ड इन 2017, तो आप रिटायर हुए एज अ चीफ इंजीनियर. Yes. आई थिंक मतलब दैट इज द मोस्ट अपेक्स Highest पोजीशन, technical हाईएस्ट टेक्निकल पोजीशन authority, yes. अथॉरिटी इन द पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट. Yes. तो सर जैसे ट्रेनी इंजीनियर हो, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, मतलब ये ग्राउंड लेवल से चीफ इंजीनियर जो जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आती है, तो इसमें कैसे रहा? मतलब आपका एक्सपीरियंस, आपका ग्राउंड, मतलब आप क्या कैसे बताओगे ग्राउंड वाला एक्सपीरियंस कैसे था? डिसीजन मेकिंग वाला डिफिकल्ट था, कैसे था? मैं इसको ऐसा कहना चाहूँगा कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वर्कड इन all streams of PWD. All streams. ओके. Right from designs. अच्छा. Designs. I was in designs for 4.5 years. अच्छा. फिर उसके बाद में मैं महाराष्ट्र के एकदम हिली एरिया में गारगोटी एंड राधानगरी, ओह. I was assistant engineer there. ओके. And after that I got promoted as executive engineer. Then I was looking after rehabilitation works in Latur. लातूर. Latur. Rehabilitation after devastating earthquake of 1993. 1993. So I worked for 3 years in rehabilitation division. ओके. Then I was into National Highway. Then I came to Mumbai. ओके. And I was under secretary looking after all the buildings in Maharashtra. अच्छा. After that I got promoted as superintending engineer. ओके. I got posted in MMRDA. हम्म. That was one of the best tenures in my life. द एमएमआरडी. MMRDA. Okay. I completed Eastern Freeway, वाओ. Milan Subway, flyover. I was looking after flyovers on Western Express highways. After that, I got transferred to Mantralaya as Deputy Secretary Roads. ओके. Deputy Secretary Roads is a key post wherein you are responsible for 230,000 kilometers of road in Maharashtra. बाप रे.
So you are the planning body, and Deputy Secretary Roads, he is responsible for all this planning Okay. with the support of secretary and other staff. But it is one of the key posts. I worked as Deputy Secretary Roads for 4 years. That was fantastic part of my life. Then I worked as Superintending Engineer, National Highways, Superintending Engineer, Vigilance. Then got promoted as Chief Engineer. चीफ इंजीनियर के रूप में मेरा बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ शिवाजी स्टैचू इन अरेबियन सी. Okay. Yes, I took that work up to tender level, finalized all the drawings, Okay. all the layout. Okay. The tender document itself is at least 6,000 pages. It is the largest statue Wow. in world. Wow. Yes, 212 meters high, and the sword of Shivaji Maharaj. Okay. It is 70 meters long sword, means the hand as well as the Fantastic. sword. It is 70 meters सर long. मेरे हाथ पे रोंगटे आ रहे हैं. I Goosebumps mean, आ रहे हैं, goosebumps मुझे भी आ आ रहे हैं ये सुन के. We would be मतलब really ऐसे एक प्रोजेक्ट पे कभी काम करके मतलब you might have, आपको लगता होगा ना कि यार मतलब कुछ किया है, अगर ऐसे Yes. प्रोजेक्ट पे काम किया तो कुछ किया है. उसका फीलिंग अलग है. True, true. You have to feel it. Feel it. Yes. I know. सर I want to know कि जैसे आपने अभी लास्ट 43 इयर्स इस इंडस्ट्री में काम किया है. ये इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्री टू द जीडीपी ऑफ इंडिया. तो बट उसके बावजूद दिस इंडस्ट्री इज नॉट दैट ऑर्गेनाइज्ड, या उतनी ऑर्गेनाइज या उतनी प्रोफेशनल अभी तक नहीं है जितनी वो होनी चाहिए थी. दिस इज लाइक फ्रॉम कॉमन पर्सपेक्टिव, यू कैन डिफर टू दैट. तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम या फिर व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस इंडस्ट्री? I will summarize like this. Industry unorganized नहीं है. ओके. Industry is very organized. The main authority is Government of India or state governments. ओके. So these two agencies or authorities, they are responsible for all kinds of infrastructure work in India. ओके. It's an organized industry. They have set of rules which are followed scrupulously. ओके. अच्छी तरह से उसका होता है. टेंडरिंग प्रोसेस पारदर्शक जिसको बोलते हैं अपन, ट्रांसपेरेंट है. टेंडरिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है. उसका प्रॉपर बजटिंग होता है. ओके. उसका प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल होता है. ओके. ओनली थिंग इज इट इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स. ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल it is dependent on labor, it is dependent on machinery, ओके. it is dependent on logistics, it is dependent on suppliers, it is dependent on cash flow. ओके. So cash flow, the main important thing is cash flow. कैश फ्लो. Unless and until there is a continuous cash flow which has to be maintained, the work cannot progress. And cash flow, Government of India or any state government, they are responsible for the smooth cash flow for the contractor. करेक्ट. Yes. सो सर डू यू जहाँ थिंक, आपको लगता है कि मतलब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर जब काम करता है तो उसको कैश फ्लो के प्रॉब्लम आते हैं, या फिर मतलब देयर एनी चैलेंजेस रिलेटिंग टू इट? आते हैं, कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स आते हैं. गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी वर्क्स लिए जाते हैं ओके. और सब वर्क्स को कंटिन्यूसली पेमेंट करना भी एक तरह से डिफिकल्ट होता है. There are some teething problems ओके. that everybody will accept. ओके. So the thing is, you have to come out of these problems. So you have to maintain your cash flow, you have to maintain your progress, you have to maintain your quality. करेक्ट. ये सबका जब गोल्डन बैलेंस होगा, बैलेंस होता है. तब जाके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा. ओके. कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट हो, सेंट्रल हो, ये जब कोई प्रोजेक्ट को फंड एलोकेट करते हैं, जैसे आपने बोला कि कैश फ्लो का इशू आता है, तो ये फंड एलोकेशन कौन से बेसिस पे होता है? एंड
वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? This question is very close to my heart, ओके and I will take you back to my days in Mantralaya when I was Deputy Secretary ओ Roads. ओके उस टाइम पे मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूँ हाँ कि क्या प्रोसीजर से फंड अलॉटमेंट होता है. होता यह है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के दो बहुत महत्वपूर्ण अंग है. उनकी तरफ से एक आउटले हर डिपार्टमेंट को दिया जाता है. ओके आउटले, दैट इज कॉल्ड आउटले. आउटलेट और डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि आपको ये आउटले दिया गया है. इस आउटले में आपको आपके जो काम प्रगति पे हैं और आपके जो नए काम हैं नए काम उनको भी आपको फंड अलॉटमेंट करना है. Okay. और जो नए काम है उसको भी फंड अलॉटमेंट करना ओके है. So now the onus lies on the departments to see that how much fund is allotted to old works or Okay. ongoing works, ओके and how much fund that is to be allotted to new works, बट or how much new works you are supposed to take. ओके ओके I will give one example. 2012 and 2013 ये दो फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था with the concurrence of Chief Minister, Minister PWD, Deputy Chief Minister, everybody, that we will take budget holiday for 2 years ओके so that the works which are ongoing. सर ये बजट हॉलीडे क्या होता है? बजट हॉलीडे मैं बताता हूँ. मतलब कोई नया काम नहीं लेंगे, ओके कोई नया काम नहीं लेंगे. Okay. और जो भी ऑनगोइंग वर्क्स है उनको पूरा कंप्लीट बजट अलॉटमेंट करेंगे. ओके 2 साल हम लोगों ने बजट हॉलीडे लिया और बजट हॉलीडे लेने के बाद में जो काम चालू थे मतलब प्रगति पे थे उन कामों को हमने complete अलॉटमेंट किया. दिया. इन दिस वे वी कुड कंप्लीट most of the works, most of the important works. ओके And 2014 we took new works. अच्छा So this process streamlined the budget allotment, funding and completion of the projects. करेक्ट करेक्ट So such type of decisions you are supposed to take. करेक्ट करेक्ट सर अभी जैसे हमने कैश फ्लो के बारे में बात की तो इस पूरे साइकिल में जैसे आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन दिस होल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट साइकिल में. तो सर व्हाट आर द आपके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे रोड कॉन्ट्रैक्टर हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स ये उनके मेजर रियल प्रॉब्लम्स क्या है? मैंने मेरी लाइफ के अप्रोक्सीमेटली 38 ईयर्स टेबल के इस साइड में था. Correct. मतलब अथॉरिटी साइड में था. लेकिन अथॉरिटी साइड में होने के बाद में भी कॉन्ट्रैक्टर्स के प्रॉब्लम्स क्या है ये मुझे पता था. यस आप कॉन्ट्रैक्टर से इंटरेक्शन करते रहो, उनके प्रॉब्लम समझते रहो तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं उनको भी प्रॉब्लम्स आते हैं. अब होता यह है कि LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है और एक एक्सेप्टेंस डेट होती है. ओके एक्सेप्टेंस डेट मतलब उस दिन से काम शुरू होना. होना. यस. कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में या कॉन्ट्रैक्ट काम जल्दी से जल्दी चालू करने की खुशी में कुछ चीज़ें ओवरलुक करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंड इज़ नॉट अवेलेबल. लैंड इज़ नॉट अवेलेबल टू द ट्यून ऑफ 90%. ओके उसको वर्क फ्रंट मिलता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ROW on paper it is available, ओके but in actuality ROW is not available. ओके There are many encroachments. There are issues with land which belongs to private persons, which has not been taken by the government, or government has not paid to them. कुछ So issues litigations crop हैं. up when the contractor starts working on the site. ओके उसमें क्या होता है कि 100 मीटर्स 200 मीटर्स ब्लॉक हो गया. बराबर उसके बाद में फिर 100 मीटर्स लाइन मिल रही है. है फिर 2 किलोमीटर्स ब्लॉक हो गई. कंटिन्यूटी मिलती कंटिन्यूटी मिलती है कंटिन्यूटी मिलती Correct. नहीं. तो कंटिन्यूटी मिलती नहीं है तो प्रोग्रेस प्रोग्रेस ऑफ वर्क सफ़र होता है. प्रोग्रेस ऑफ वर्क सफ़र होता है तो कैश फ्लो सफ़र होता है. उसके लेबर्स यदि उनको काम नहीं मिलता है करेक्ट सो इट इज़ डायरेक्ट लॉस टू द कॉन्ट्रैक्ट.
Availability of ROW, it is a must which every contractor before start of work, he should see that land is made available. करेक्ट. So I will say that he should be ruthless in checking these things, ओके. because भले कोई भी everything, आपको बोले कि भाई लैंड है, Yes. आप करो काम, आप उसको पेपर पे देखिए, और वो कैसे कर सकते हैं, मतलब कुछ कर आइडिया, सकते हैं मतलब आप। क्या कोई प्रोसीजर है उसकी, या कोई महाराष्ट्र में 7/12 मतलब कोई से भी लैंड की आपकी डिटेल्स डिटेल्स आपको कलेक्टर ऑफिस से मिल जाए? कलेक्टर ऑफिस से मिल जाते हैं. तो आप तहसील ऑफिस में चले जाइए या तलाटी के ऑफिस में जाइए, विलेज मैप देखिए, विलेज मैप पे आपका रोड मार्क किया हुआ है, गट नंबर है, उस गट नंबर पे किसकी ओनरशिप है ये भी आपको दिख जाए. दिख जाएगा. आपको ऐसा दिखता है कि इसकी ओनरशिप डिपार्टमेंट की नहीं है, तो आप डिपार्टमेंट के नॉलेज में लाइए. बराबर. ये सब चीज़ें आपको देखना जरूरी है. करेक्ट. और सर, और इसके अलावा कोई रियल इसके प्रॉब्लम? अलावा रियल प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम मेन होता है कि इट इज़ दिस लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन इज मैन, मशीनरी एंड मनी ड्रिवन. मैन मीन्स लेबर, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, उसकी अवेलेबिलिटी चाहिए. यस. सेकंड, यदि स्किल्ड लेबर है और मशीनरी फेल होगा अगेन तो आप कुछ नहीं कर नहीं सकते. कर सकते. मैन एंड मशीनरी दोनों है और मटेरियल सप्लाई नहीं हुआ है, अगेन इट इज सो डिपेंडेबिलिटी बहुत है. डिपेंडेबिलिटी ऑन वेरियस फैक्टर्स. मैन, मशीनरी, मनी, ये तीनों पे है डिपेंड. आई थिंक सर ऐसी कोई इंडस्ट्री होगी जिसमें इतने फैक्टर्स है और वो एक ही प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट है. मतलब जैसे आपने कहा कि इसमें से कोई भी एक चीज भी मिसिंग है तो वो प्रोजेक्ट सफर हो जाता है. सफर होता है. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पिन पॉइंट कि ही हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स एंड मोस्ट ऑफ दिस फैक्टर्स आर नॉट इन हिज हैंड. कोई लेबर काम पे नहीं आता है, ये चीज़ उस कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में नहीं. करेक्ट. मशीनरी फेल होती है, वो उसके कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में नहीं. करेक्ट. उसके बाद में कैश फ्लो या कैश फ्लो होता है. कैश फ्लो, यदि कैश फ्लो कंटिन्यूस सप्लाई है then the project gets completed. कंप्लीटली. We have many examples. For example, my project, Eastern Freeway project, Yes. it's a 20-kilometer project, elevated road. एलिवेटेड. I was responsible for 10 kilometers, ओके. and since the cash flow was fantastic, ओके. MMRDA, MMRDA was the MMRDA client. is slush with cash, Slash with yes. with money. There was no issue of cash flow. The contractor could complete the project in 3 years. वाह. So this पूरा makes the एलिवेटेड difference. रोड है 20 किलोमीटर. Yes, it is 20 kilometers. It starts from Orange Gate and ends to, at that time it ended on Ghatkopar Mankur Link Road. ओके. After Yes. that it has been extended. सर, हम सब लोग ईस्टर्न फ्रीवे से ट्रैवल करते हैं. आज की तारीख में हम बिलीव ही नहीं कर सकते अगर ईस्टर्न फ्रीवे नहीं है तो टू ट्रैवल टू दिस फोर्ट वाज डिफिकल्ट टास्क. आई मीन अभी तो चलो अटल सेतु भी आ गया है, बट स्टिल चेंबूर से जो हमारा ऑरेंज गेट या माझगांव डॉक वाला जो एंड पॉइंट है, वहाँ पे आई थिंक वी रीच इन से 15-20 मिनट. Yes, विदिन 15-20 15 मिनट्स. minutes. अमेजिंग. एंड और मतलब जब वो स्टार्ट हुआ था तो सर ईस्टर्न फ्रीवे क्यों कहते हैं उसको? Access control. ओके. You cannot, और कोई टोल नहीं है. कोई टोल नहीं. Yes. फ्रीवे की कल्पना ये है कि इट इज एक्सेस कंट्रोल. ओके. अदरवाइज इट इज वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे अच्छा. एंड दिस इज ईस्टर्न फ्रीवे. फ्रीवे. और एक ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी है. ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी है, Yes. एक सायन पनवेल भी है. ओके. And I am lucky that I was responsible for all these roads वाओ. in my tenure. सर, आपने जस्ट अभी इतने सारे मुंबई के मेजर प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो हमें जानने में बहुत अच्छा लगेगा कि कोई एक स्टोरी या फिर कोई एक सिचुएशन जो ईस्टर्न फ्रीवे के अभी आप जो बारे में बात कर रहे थे, जो आपके ऊपर इतने इम्पैक्ट कर चुकी है. तो ईस्टर्न फ्रीवे के पोर्शन में 0.5 किलोमीटर मीन्स 500 Okay. मीटर्स का एक टनल है, अच्छा, करेक्ट. अर्बन टनल, यस. है ना.
अर्बन टनल मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। राइट। तो मैं डेली बेसिस पे टनल के इंस्पेक्शन के लिए जाता था। आई हैव read all the literature, everything, and I knew that there are some things which has to be taken care of, precautions. क्योंकि क्या है कि जब आप टनल का एक्सकवेशन करते हो तो आपको टनल की जियोलॉजी पता होके भी बहुत सी बातें पता नहीं हो। करेक्ट। तो एक इंसिडेंस मुझे याद आता है कि मैं ईस्टर्न फ्रीवे के टनल में एंटर कर रहा हूँ और ऊपर से एक बहुत बड़ा ओके। चंक ओके। रॉक का वो बाप गिरा रे। इस टाइम। सो वो मेरे लिए मतलब उस दिन आई ओपनर था कि यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, cautious. वेरी कॉशियस। तो तभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। अंडर कंस्ट्रक्शन, Okay. माई सेल्फ, माई लेबर्स, my engineers, everybody, they have to be very cautious when you are working in a tunnel. So ये एक इंसिडेंस हमेशा याद रहेगा। ओके सर, अभी ये जो मुंबई के इतने सारे रोड्स है या डेवलपमेंट है, सर एज अ कॉमन मैन एक क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आई एम सीइंग दिस डेवलपमेंट सिंस लास्ट 10 years, बट एवरीवन इज फेसिंग द ट्रैफिक प्रॉब्लम। तो हर किसी का, हर एक मुंबईकर का ये एक क्वेश्चन है कि सर ये कभी खत्म होगा और वेदर इट इज वर्थ कि हम लास्ट 10 इयर्स से इतनी ट्रैफिक झेल रहे हैं, तब ये कब तक खत्म होगा, क्योंकि ट्रैफिक तो बढ़ती ही जाएगी। सो व्हाट इज द प्लान? आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि लोगों के प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। ओके। व्हाई आई एम मेकिंग अ बोल्ड स्टेटमेंट इज नाउ वी हैव Bandra Worli Sea Link, which is through sea. We have MTHL, करेक्ट। which is into sea. करेक्ट। We have Coastal Road, which is into sea. करेक्ट। ये पहले के प्लानिंग में ये नहीं था। सो बेसिकली अभी क्योंकि हम मुंबई एक कोस्टल सिटी है, मतलब बेसिकली सी का बेनिफिट है, सो वी आर ट्राइंग टू टेक मोस्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ दैट सी पार्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मुंबई का प्रॉब्लम ये है कि मुंबई एक स्ट्रिप है। इट इज नॉट लाइक दिल्ली और एनी अदर मेट्रो सिटी which can expand in all directions. करेक्ट। Mumbai has to expand vertically only. करेक्ट। करेक्ट। वर्टिकल एक्सपेंशन में लिमिट्स है। करेक्ट। पहले के प्लानर्स का ऐसा था कि आपको जल्दी से जल्दी मुंबई में एंटर करना है। ओके। एग्जिट का प्लानिंग नहीं था। ओह अच्छा। आई विल गिव एन एग्जांपल। आपने अणुशक्ति नगर का फ्लाईओवर देखा है? यस। वन साइड है, करेक्ट। ठीक है। करेक्ट। मतलब आपको बम्बई के अंदर जल्दी से जल्दी पहुंचना है। हाँ। साइन में भी सेम केस है। ओके। अब कंसेप्ट थोड़ा चेंज हो गया। यू एंटर अर्ली एज फास्ट एज पॉसिबल, यू कम आउट एज फास्ट एज पॉसिबल। तो अभी अब एक्सपेंशन को स्कोप कहाँ पे है? सी में है। ओवरकमिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, CRZ and all those problems, we infrastructure authorities have completed MTHL. They are on the verge of completing Coastal Road. Bandra Worli Sea Link is already completed. Now we have metros along the alignment of roads. Yeah. We have underground metros also. Yes. So we are expanding on sea side as well as going down. So this is the change. This is what has happened in last 10 years. This is what I am. And sir, you are sure कि इसके वजह से जो हम मुंबई में आज कोई भी एयरपोर्ट से निकलने के बाद आर वरीड कि भाई ट्रैफिक ना लगे, सो वी विल बी आउट ऑफ दिस ट्रैफिक कंजेशन सून? यदि आप मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो जैसे न्यू बॉम्बे से यदि आपको साउथ बॉम्बे जाना है, सो यू टेक ईस्टर्न फ्रीवे। करेक्ट। यदि आपको जाना है बांद्रा साइड में, करेक्ट, मैं एग्जांपल दूंगा BKC कनेक्टर का। या वाई BKC कनेक्टर? आई विल स्ट्रेस, BKC कनेक्टर के लिए बहुत विल पावर लगा था। अच्छा। देयर वर मेनी बिल्डिंग्स व्हिच वर इन द अलाइनमेंट ऑफ BKC कनेक्टर। ओके। ऑल दोस बिल्डिंग्स वर रिमूव्ड एंड BKC कनेक्टर बिल्डिंग्स वर रिमूव्ड? एग्जैक्टली। और वो कैसे, मतलब कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स? Constructed building, people were living there,
उनको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया और फिर बाद में उनको निकाला है। ईस्टर्न फ्रीवे में आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग एंड रिहेबिलिटेटिंग 5 religious structures. बाप रे 5 religious structures: दत्त मंदिर, गणपति मंदिर, बुद्ध विहार, दरगाह, मॉस्क, 5 and 4,000 hutments. सर यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप सिविल इंजीनियर हो, आपके पास टेक्निकल स्किल्स डेफिनेटली है, बट ऐसे जब स्टेप्स कुछ आपको लेने पड़ते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, फॉर द नेशन, तो मतलब आप ये सब कैसे हैंडल करते हो? उस वक्त आपको क्या स्किल्स सेट लगते हैं? You have to play with the psychology of the man who has come to you. ओके, आपके पास कोई भी आता है तो प्रॉब्लम लेके आता है, करेक्ट। आपको उसके प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, फिर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जब ये लोग आए थे मेरे पास, किसी का मंदिर है, कोई ट्रस्ट है, किसी के मॉस्क है, कोई ट्रस्ट है, ये सब लोग मेरे पास आए थे। करेक्ट, उनका प्रॉब्लम था कि हमको कुछ अच्छी जगह पे और इससे बड़ी जगह पे बनाना। ओके, सो दे वर ओके कि आप मतलब हाँ, डेवलपमेंट के लिए ये होता यही है कि पीपल आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। ओनली थिंग इज दे वांट सोल्यूशन। सॉल्यूशन, करेक्ट, सोल्यूशन यदि मिल जाए उनको, सोल्यूशन enough. मेरे ऑफिसर्स, माय सीनियर्स, they were very kind enough to accept my proposals and we could complete that project in time. वाह, फेयर इनफ, मतलब विन विन सिचुएशन बेसिकली It is सबके win-win लिए। situation. Yes. करेक्ट, You have to enter into the mind of that person so that you can understand what he wants, व्हाट यू वांट, what is going on in his mind. करेक्ट। That is important thing. You have to learn this technique. सर आपने अभी मेंशन किया कि हम काफ़ी सारे सी स्ट्रक्चर्स मुंबई में हो रहे हैं। आपने स्टार्टिंग में जब बताया कि थाने क्रीक ब्रिज के बारे में, और मैं जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो उसमें थाने क्रीक ब्रिज के मेंटेनेंस के लिए बारे में भी अंडर वाटर सी डाइविंग वगैरह चीज़ें मेंशन थी। सो यहाँ पे सर आई हैव एक मेरा ये है कि ये जो सी वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर ब्रिजेस होते हैं, तो ये पानी में कैसे मतलब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? या वेल फाउंडेशन आपने जो कहा कि हाउ इट इज टेकन अप, मतलब कैसे होता है? अब तो वेल फाउंडेशंस अपने एरिया में कम ही यूज होता है। नाउ वी आर गोइंग फॉर पाइल फाउंडेशंस। पाइल फाउंडेशंस बार्ज होती है, उस पे पाइलिंग रिग होती है एंड यू स्टार्ट रिगिंग इन सी बेड। सो दैट इज टाइम टेस्टेड टेक्निक। ओके, दैट इज नॉट एन इशू। एंड उसका मेंटेनेंस वगैरह भी? Yes, so we have good concrete, we have admixtures, we have many things. Now we have the option of using steel reinforcement also. राइट, So if you go for steel reinforcement, though it is costly, but in the long run it will pay. करेक्ट, Maintenance issues वो आएंगे ही नहीं, करेक्ट, लेकिन इनिशियल कॉस्ट उसकी थोड़ी ज़्यादा है, मे बी Okay. 20% more than this range, or 20-25% more. ओके। सर अब क्योंकि हम मुंबई के बारे में बात ही कर रहे थे और मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, तो सर मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड 2 कॉमन प्रॉब्लम्स है। जैसे एक है पॉटहोल्स और दूसरा है मॉनसून, जो फ्लड्स आते हैं। तो सर ऐसा क्यों होता है, या फिर ऐसा क्यों है कि देयर आर सो मेनी पॉटहोल्स, मतलब उसके पीछे कोई अगर टेक्निकल रीज़न है तो इतने पॉटहोल्स क्यों है? और सेकंड, हर साल मॉनसून में मुंबई फ्लड क्यों हो जाती है? डू नॉट हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम? कौन से क्वेश्चन का आंसर पहले दो? पहले फ्लडिंग का Flooding देते का। फ्लडिंग बिकॉज दैट इज वेरी क्लोज टू हार्ट ऑफ एवरीबॉडी। एवरीबॉडी। फ्लडिंग कब होता है, इसके पीछे आपको थोड़ा सा टेक्निकली जाना पड़ेगा। ओके, जब हाई टाइड होती है ओके। और हेवी रेनफॉल होता है, अच्छा, दोनों एक साथ? कोइंसाइड होता है, करेक्ट। तब डेफिनेटली फ्लडिंग होगा। अच्छा, What happens is anything above 65 mm is it comes under heavy rainfall. हेवी। So water तो कंटिन्यूअसली आ चुका है। करेक्ट।
वो जाएगा ड्रेनेज सिस्टम से सी की सी तरफ की जाएगा, और सी में यदि हाई टाइड है हम्म तब वो पानी सी में नहीं जा पाएगा. करेक्ट. तो What will उल्टा happen is it will कम it will not come back. The water from the land, it will not go नॉट into गुड the ना sea, सी वाला and the swelling starts on the land side. लैंडस्लाइड. Same thing happened in 2005 हम्म when there was 940 millimeter रेनफॉल rainfall in 24 hours. 2024 hours. And at that time it was high tide 4.85 meters. बाप रे. 4.85 और सर meters. आप तभी मतलब पीडब्ल्यूडी एमएमआर. मैं पानी में था यहाँ तक, बाप रे. मैं खुद था उस टाइम पे. मैं 4 घंटे बांद्रा की एक कंपाउंड वॉल पे बैठा हुआ था, ओके. और मैंने 4 घंटे उस पानी में वॉक किया है. शोल्डर हाई पानी था यहाँ बाप तक. रे. सो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको. सो it happens because of this thing. Second question, why potholes? There are many reasons. Main reason is lack of coordination between different agencies. ओके. रोड वर्क्स, रोड बन गया है, चले गए हैं काम करके, उसके बाद में केबल डालना है, हाँ इलेक्ट्रिकल केबल है, ओएफसी केबल है, मतलब कोई दूसरा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट. केबल है, तो फिर वो लोग आएंगे, उनका और इनका टाइम मैच होता नहीं, और ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है. करेक्ट. तो इसके लिए आप सोल्यूशन ऐसा है कि ऑल द रोड्स आर नाउ कॉन्क्रीट रोड्स. ओके. नंबर 1, there are cross pipes अच्छा. through which you can take your all these cables and all this. ओके. तो ऑलरेडी मतलब वो प्रोविजन Yes. अभी करके रखा It है is provision. सो दैट आगे जाके Yes. वापस उसको खोदने की या फिर वापस करने की उसको जरूरत डिसमेंटल नहीं. करने की So जरूरत नहीं. in that case you will see that there are less potholes when the roads are concreted. या डेफिनेटली. Yes. जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, Mumbai Pune कोई Expressway, पॉटहोल नहीं है. no potholes. यस. Even city roads also, roads which are already concretized. सर तो कौन सा रोड बिटुमेन करना चाहिए या कौन सा रोड कंक्रीट करना चाहिए, ये डिसीजन कैसे होता है? Depends. अच्छा. It depends. इसका कोई मतलब उसके पीछे कोई नहीं, थोड़ा सा concrete roads are bit costlier. ओके. So it depends upon the funds. अच्छा. There are pros and cons for both the roads. ओके. Concrete road and BT road comfort is more definitely. Concrete road there is less comfort. करेक्ट. Wear and tear on concrete is more. BT road less. हाँ. But concrete road 40 years खराब नहीं होगा. अच्छा. 100%. BT road every 5 years you have to go for तो renewal. सर लाइफ साइकिल कॉस्ट बिटुमेन रोड की ज्यादा नहीं होती अगर आप 40 इयर्स का ड्यूरेशन? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंक्रीट रोड में ज़्यादा है हाँ. और ब्यूटेमन में कम है. ओके. लेकिन ब्यूटेमन में आपको एवरी 6 every इयर्स 5 या years, 5-6 6 years you have to go for renewal. ओके. renewal. Okay. And ब्यूटेमन रोड में पॉटहोल की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा हो. ज्यादा. ओके. फॉर एग्जांपल जैसे ब्यूटेमन रोड है, उसके बाद में आता है आपका अर्दन अर्दन शोल्डर्स. शोल्डर्स. अर्दन शोल्डर्स और ब्यूटेमन एज, हाँ. यदि वहाँ पे थोड़ा सा भी सिंक हो गया, ओके. then it becomes a source of ingress of water into the crust. ओके. और उसके And अंदर कभी कभी And पानी yes, से- once water ingresses into the crust of Crust. that bitumen road, and pothole formation, अच्छा. it is part of natural progression. ओके. So ओके. for that, in this case, concrete roads are better. सर अभी हम आते हैं अबाउट अभी जो हाईवे सेक्टर में हम देखते हैं कि अपने ऑनरेबल जो मिनिस्टर है नितिन जी गडकरी, उन्होंने भी काफ़ी बार ये स्टेटमेंट दिया है कि मैंने मेरे टेन्योर में बहुत सारी डेवलपमेंट की है, बट आई रेक्टिफाई एक चैलेंज अबाउट रोड एक्सीडेंट्स. सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, और उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इस मतलब जैसे डिपार्टमेंट स्टेट हो या सेंट्रल हो या कोई किसी ने उसके ऊपर कोई स्टेप्स लिया है क्या? आई एम आस्किंग यू दिस बिकॉज आई थिंक यू आर ऑल्सो सर्टिफाइड रोड सेफ्टी ऑडिटर. Yes. तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं. जब 2 लेन रोड्स होते हैं तो डेफिनेटली आपकी व्हीकल की स्पीड कम होती है. करेक्ट.
2 लेन का 4 लेन हो जाएगा तो आपके व्हीकल की स्पीड बढ़ स्पीड जाएगी, बढ़ जाएगी 6 लेन हो जाएगा, 8 लेन हो और जाएगा बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी। इसको कैसा, ये ह्यूमन टेंडेंसी कि मुझे आगे किसी को ओवरटेक करना ही नहीं, तो मैं फास्ट लेके जाऊंगा। मेरे टायर की कंडीशन क्या है ये कोई चेक नहीं करता या बहुत कम लोग चेक करते हैं। आगे जंक्शन है, मैंने स्पीड कम करना चाहिए, इस पे भी टेंडेंसी ऐसी है कि ठीक है मैं तो हाईवे पे हूँ, मैं क्यों रुकूं। करेक्ट। इसकी वजह से एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं और इंडिया का रिकॉर्ड पूरे वर्ल्ड में सबसे ख़राब है। 1,52,000 पीपल डाई एवरी ईयर बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो इसके बाद में एक कल्पना है कि रोड सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए, ओके हर हाईवे का रोड सेफ्टी ऑडिट ओके। तो क्या एक्चुअल में होता है सर ये? होता है, Okay. रोड सेफ्टी ऑडिट होता है। अभी उसका कंसेप्ट ऐसा है कि जैसे कोई 4 लेन 6 लेन या 8 लेन रोड हो जाता है तो उसमें उसका रोड सेफ्टी ऑडिट होता है। ओके रोड सेफ्टी ऑडिट में एक्चुअल जब उसको सीओडी मिलता है, कमर्शियल ऑपरेशन में, तब उसका रोड सेफ्टी होता है और Okay. उसमें ये देखा जाता है कि रोड 6 लेन हो गया है या 4 लेन होने के बाद में कहाँ पे प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस हो गए, ओके जो कि पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। करेक्ट ऐसी जगह पे इश्यूज आ सकते आ हैं, सकते हैं। तो रोड सेफ्टी में वो इश्यूज कवर होते हैं ओके और उसका फिर सोल्यूशन दिया जाता है। ओके मैं एक एग्जांपल दूंगा। मैं आई हैड बीन टू कनाडा इन 2018, माय डॉटर लिव्स देयर। ओके सो वहाँ पे मैंने देखा है कि प्रिकॉशंस फॉर ए कंस्ट्रक्शन जोन, ये रोड सेफ्टी का पार्ट है। हम एक हाईवे से जा रहे हैं तो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जोन के 2 किलोमीटर पहले से आपको 6 लेन रोड को उन्होंने पहले 4 लेन किया है ओके विथ ऑल द साइन बोर्ड्स, विथ स्पीड साइनेजेस। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी जा रही है, आपकी व्हीकल है, करेक्ट तो उन्होंने आपको स्टेजेस में बताया है कि आपको इतनी स्पीड करना है और यदि आपने वो फॉलो किया है जैसा कि हमारे बस ने किया था, करेक्ट कहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। ओके कब वो कंस्ट्रक्शन जोन पास हो गया ये किसी के समझ में नहीं आया। सो दिस हैज टू बी फॉलोड वेरी स्क्रपलसली इन इंडिया आल्सो। इट इज देयर इन द बुक्स, अच्छा only thing is it has to be इम्प्लीमेंट what happens is you need to work on some patch of road, but the road signages has to be installed 1 kilometer or 1.5 kilometers previous to that point, अच्छा ओके so that the drivers are alert that there is some work going on after 1.5 kilometers. करेक्ट You have to reduce the speed, you have to change your lane. Such things, it will help in reducing the accidents. करेक्ट अचानक आपको उस स्पॉट पे जाके ब्रेक मारना पड़े तो उस वर्कर की लाइफ डेंजर में है, करेक्ट उस ड्राइवर की लाइफ डेंजर में है और उन पैसेंजर्स की लाइफ डेंजर। करेक्ट। और सर वैसे एक्चुअली वी कैन सी द इम्प्रूवमेंट मतलब टेबल की इस तरफ भी, मतलब जो कंज्यूमर साइड बोलो या सिटीजन साइड में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं। जैसे हेलमेट्स कंपलसरी है, सीट बेल्ट्स अभी आर कंपलसरी, मतलब आई डोंट सी एनीवन जो बिना सीट बेल्ट का एटलीस्ट सिटी में, टियर 1 सिटी में कोई ड्राइव कर रहा है। और रादर वो व्हीकल्स ही आजकल ऐसे डिज़ाइंड है कि वो आपको अलार्म करती रहती है। सो आई थिंक वी आर प्रोबेबली गोइंग इन द डायरेक्शन कि हमें रोड एक्सीडेंट्स कम करने हैं। बट वी ऑल, जैसे आपने बताया कि इट इज़ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट के साथ इट इज़ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन ऑल्सो। For that I will interrupt. It is my request to everybody that please put on your seat belts when you are on the rear seat also. ओके Yes, the law says that everybody has to have a seat belt. सीट बेल्ट Yes, या whether और you are शायद वो sitting, एयरबैग्स भी अगर सीट बेल्ट Exactly, ओपन exactly. नहीं पुट किया तो आई थिंक So- एयरबैग्स ओपन नहीं होते हैं। उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी कम हो आपके एक्सीडेंट। करेक्ट। सर आपने
आपके स्टार्टिंग में मेंशन किया था आपके जर्नी में कि 1993 लातूर अर्थक्वेक में आप रिस्पॉन्सिबल थे फॉर रिहैबिलिटेशन, यू वर्क देयर फॉर 3 years. तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मैसिव कैलामिटीज व्हिच महाराष्ट्र हैज फेस्ड पास्ट में। तो सर उसके बारे में आप क्या शेयर करेंगे? September 1993, devastating earthquake in Latur, ओके wherein 9,400 people died in that Okay. earthquake. Government undertook a massive rehabilitation program. Rehabilitation के दो पार्ट थे, एक था लोगों को घर बना के देना है, ओके क्योंकि 52 विलेजेस में they were completely destroyed, अच्छा wiped out, yes, destroyed. So 52 villages, new construction. And second was wherein I was responsible for those works. It was rehabilitation, construction, reconstruction and rehabilitation of all government buildings, ओके roads, bridges. ओके So which government buildings? For example, rural hospital, sub-center, primary health center, then Samaj Mandir, then Tehsil office, all such government buildings. These buildings are, I was responsible for approximately 1650 buildings in 325 villages. ओके So all these buildings were in Latur district, ओके and I had to visit each and every building and work out on the scheme, whether it has to be reconstructed or repairs or rehabilitation Okay. can be done. ओके So I could complete 650 building works in 325 villages in 3 years after recruiting my staff, my own staff, training them, ओके getting work from them. सो यू आर अलाउड टू गेट द Yes, ओन I स्टाफ, recruited my जैसे people. कोई मिलिट्री का कोई स्पेशल टास्क फोर्स होता है वैसे Exactly, यू exactly, हैड योर exactly. ओन टास्क फोर्स। दो डिवीजन का फॉर्मेशन हुआ था, एक लातूर एक उस्मानाबाद, क्योंकि ये विलेजेस ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में थे। करेक्ट तो हम लोगों ने हमारे इंजीनियर्स, हमारे क्लर्क्स एंड अदर ऑल द स्टाफ हमने रिक्रूट किया, ओके हमने उनको ट्रेन किया, ओके हमने उनसे काम करवाया, कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनल किया और वर्क कंप्लीट किया, ओके एंड दिस वाज ऑल डन विद इन 3 years. वाओ So 93 I took charge, 97 I was out of that project. So And that was complete one of rehabilitation was one of the most challenging tasks, most definitely challenging. definitely And as an executive engineer, it was my first posting. वाओ। सर आपने यहाँ पे अभी जस्ट मेंशन किया कि यू रिक्रूटेड दिस न्यू स्टाफ, वहाँ पे आई आई समथिंग कम्स टू माय माइंड कि जैसे आज कोई सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट होता है फ्रॉम कॉलेज, तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर हिम? व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज क्योंकि जैसे सिविल इंजीनियरिंग अगर कोई बोलता है तो पहले दिमाग में आता है भाई ईंट पत्थर और जो साइट वाला काम है, कंस्ट्रक्शन, जो साइट पे बिल्डिंग साइट बोलो या आपका रोड की साइट। सो मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है? लाइक हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो फ्रेश पास आउट्स हैं, वो क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेलेबल है इन सिविल इंजीनियरिंग? I would say that there are n number of possibilities. ओके, आपको डिसाइड करना है कि आपको फील्ड पे काम करना है, ओके, एक्चुअल साइट पे, ओके, या आपको डिज़ाइन करना है। ओके। सो बेसिकली 2 समझो हम इसमें ये 2 पार्ट में इसको अगर डिवाइड करें, तो एक है फील्ड वर्क एंड वन इज़ ऑफिस ऑफिस वर्क, वर्क, डिज़ाइन पार्ट। डिज़ाइन पार्ट। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर साइड से काम करना है या कंसल्टेंट साइड से काम। ओके, ओके, हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है, करेक्ट, उसका एप्टीट्यूड अलग होता है, करेक्ट, काम की तरफ देखने का नज़रिया अलग होता है। करेक्ट। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ Individual. दैट इंडिविजुअल पर्सन। पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है, उसके बाद में आपने चूज कर लिया, उसके बाद में स्काई इज द लिमिट। करेक्ट, ओनली थिंग इज वर्क हार्ड, वर्क ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, ऑनेस्टी। यस, रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली,
ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स ऑल्सो। आप कोई सी भी चीज़ को आप 10 बार पढ़िए, करेक्ट। उसका मतलब निकालिए कि जिसने वो डॉक्यूमेंट बनाया है या जिसने वो लेटर लिखा है वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। ओके। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपको क्या कम्युनिकेट कम्युनिकेट हो रहा है, हो रहा है। तब तक आप उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन। सो वर्क हार्ड, रीड हार्ड, बहुत पढ़िए, हर चीज़ आईएएस कोड्स पढ़िए, आप डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, टेंडर डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, आपके पास में डेली बेसिस पे जर्नल्स आते हैं, आप वो पढ़िए। आपके नॉलेज में आप कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट करते रहिए। ओके। Nothing like that. And I will tell you that everybody is a learner till the end of his life. Kind of. I am learning. Yes, sir. I Definitely. am many things I am learning from you also. Sir, thank you so much. But great, sir. Great. Sir, आपका 43 years का experience definitely हम उसको 1 घंटे में तो justify नहीं कर पाएंगे. I can go on and go on with these questions, but I just want to ask one last question. Sir, अगर हम आज की डेट में मुंबई महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे सेक्टर में अगर अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करें तो कैन यू लिस्ट आउट फ्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर देम? अभी क्या अपॉर्चुनिटीज है विच कॉन्ट्रैक्टर्स शुड फोकस ऑन इन महाराष्ट्र? Contractors should stick to their timelines, number one. ओके। क्योंकि कोई से भी प्रोजेक्ट की आत्मा जो होती है वो उसका वर्क टाइमलाइन होता है। ओके, करेक्ट। आपका डिज़ाइन, आपका जो डिज़ाइन यूनिट है या आपने आउटसोर्स किया है डिज़ाइन, अच्छे डिज़ाइनर को आउटसोर्स कीजिए। आपका प्रॉफिट मार्जिन जिसको कहते हैं उसके अंदर काफ़ी चेंज होने के चांसेस है। करेक्ट। आपका वर्क प्रोग्राम किसी अच्छे व्यक्ति से तैयार करवाइए। ओके। देयर आर मेनी एक्टिविटीज विच ओवरलैप। करेक्ट। So you should know that these two activities can overlap each other, so that the work which has been assigned 24 months, it can be completed in 20 months. करेक्ट। You get a bonus of 4 months. करेक्ट। करेक्ट। So such things you need to find out. और सर और एक चीज इसमें जस्ट ऐड ऑन करना चाहूंगा, देयर इज अ लॉट ऑफ वी कैन से स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन द करस्पॉन्डेंस पार्ट आल्सो Exactly. फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स। Exactly. तो उसमें आप कैसे गाइड करेंगे कि व्हाट दे शुड डू? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपका जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, हाँ। वो बाय हार्ट होना चाहिए। ओके, बाय हार्ट होना चाहिए। बाय हार्ट होना चाहिए। ओके। वो आपकी गीता और वो आपकी बाइबल है। बाइबल है, मतलब जो भी है उस प्रोजेक्ट का सब जो कुछ भी है वो आपको उसके हिसाब से। ओके। यदि आपको साइट पे उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में जो लिखा है उस हिसाब से नहीं मिलता तो आपको करस्पॉन्डेंस अथॉरिटी से करना है। ओके, एज सिंपल एज दैट। It's as simple as that. So everything you have to bring to the notice of authorities engineer or authority इन द राइटिंग। in writing. You should be very ruthless करेक्ट। because these are the things which will help you in the long run. ओके। ओके। After few years, only paper speaks. करेक्ट। करेक्ट। Nobody speaks. करेक्ट। Maybe that concerned authority engineer will not be there, करेक्ट। or the person who was at the time of giving LOA from authority side, करेक्ट। he is not there. करेक्ट। The new person who is coming in that chair, what he will see is only papers. करेक्ट। So paper speaks. करेक्ट। So you have to be very cautious करेक्ट। when you are making correspondence Correct. with anybody. ग्रेट, ग्रेट सर, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। बट मैं एक लास्ट आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप आपकी तरफ से कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंसेस के लिए, तो प्लीज लेट अस नो। In fact, I will modify your question. ओके, It should be, how do you balance your professional and personal life? फैंटास्टिक, that is needed. I was expecting this question. There is a perfect balance. I see all the Hindi movies, ओके। all Marathi plays. ओके। I have a very lovely terrace garden ओके। wherein I am eating the fruits of whatever I am growing. यू वर ग्रोइंग। ओके। Yes, yes. So
I have many activities, and I am into committees, various committees Okay, also. okay. I am keeping busy. But on my personal front, I am giving complete time and devotion to my family. So you can say that it is a एंड आई win-win थिंक सर situation. दैट इज द रीजन बिहाइंड आपकी जो इतनी एनर्जी है, मतलब आई आई इन स्पाइट ऑफ वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स इन सच व्हाट वी कैन से डिमांडिंग फील्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड, जो कि बहुत आपका टाइम, रिसोर्सेज सब डिमांड करती है, उसके बाद भी आप आज भी उतने ही एनर्जेटिक, उतने ही लाइवली और उतने ही हैप्पी रहते हैं. आई मीन इट्स अ कमांडेबल जॉब. उसके लिए अलग 3 घंटे का कोर्स करेंगे अलग से. थैंक यू सो मच सर. हमने Thank आपने हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया और हमें काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें बताई. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Thank you very much for this podcast, and all the best for your future. थैंक यू सर, थैंक यू. इस पॉडकास्ट चैनल का हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी अवेयरनेस करना चाहते हैं अमॉन्ग कॉन्ट्रैक्टर्स, अमॉन्ग न्यू कॉन्ट्रैक्टर्स, अमॉन्ग गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सभी लोग जो इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. और आप हमें कमेंट में बताइए कि आगे आप और कौन से इंटरव्यूज़ देखना चाहेंगे, और अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो आप पूछना चाहेंगे तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. और जाने से पहले इस वीडियो को एटलीस्ट एक पर्सन के साथ शेयर करें जिसे इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हो. सी यू अगेन ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कंस्ट्रक्ट इंडिया विद तेजस आवटी.